So we are done with the chapter of consideration. Again, like every other chapter, we are doing in this particular segment the questions related to that chapter. Also, I always say कि chapter से ज़्यादा ज़रूरी उसके questions को समझना है, because at the end of the day तुम्हारे पास questions आएंगे पेपर में जिनको solve in the sense you should know the answer and you should also know how to write the answer. Both you will learn in this video. In this particular segment तुम्हें ये चीज़ शायद समझ में आ जाएगी, because I always focus on the importance of practicing questions in business laws. So yeah, शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ साइड में क्वेश्चंस वाला लिख रखा है। डिफाइन द टर्म कंसिडरेशन, एक्सेप्शंस टू द रूल कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ऑल्सो गिव द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईच एक्सेप्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन कौन सी लिखोगे, देखो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बतानी है तुमको कि व्हाट डेफिनेशंस आर यू गोइंग टू राइट। सो यू विल राइट द डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2D वाली है, ठीक है, और कोई मत लिख के आना। इट इज़ बेटर दैट यू राइट द डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन द सेक्शन, बिकॉज वो कॉम्प्रिहेंसिव है, प्लस उसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जस्ट मेक श्योर कि तुम सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हो अपनी डेफिनेशन में। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दो एलिमेंट्स हो गए। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। ठीक है, बेसिकली ये वाले सारे एलिमेंट्स जिसमें आ जाए डेफिनेशन में वो लिख देना। प्लस इट्स गुड कि आप डेफिनेशन के साथ हमेशा एक आदत बनाओ, एक एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल का प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन व्हाट दे आस्क्ड, एक्सेप्शंस टू द रूल। तीन एक्सेप्शंस क्या थे कि अगर कंसिडरेशन के बिना भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड, एक्सेप्शंस टू द रूल की बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो देखो पहले तो रूल्स थे, हमें रूल्स नहीं करने, हमें पढ़नी है, हमें बतानी है उसे एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यही पूछा ना उसने, देखो कि एक्सेप्शंस टू द रूल कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो यही एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन लिखोगे, पहला तो लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है, कि अगर लव एंड अफेक्शन के है, प्लस ऑल्सो दे आर आस्किंग यू द एलिमेंट्स ऑफ ईच एक्सेप्शन। तो एलिमेंट्स क्या हैं इस एक्सेप्शन के, देखो मैंने 4 बताए थे, तुम्हें अगर याद हो क्या थे वो 4। तो सबसे पहले तो लिखो तुम ऐसे कि पहले लिखो एक्सेप्शन 1, ठीक है, उस एक्सेप्शन 1 को एक्सप्लेन कर दो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। उसके बाद लिखो 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन, पहला कि भैया राइटिंग में होना चाहिए, सेकंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा मैंने ऑब्वियसली नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ऑल्सो नियर रिलेशन होना चाहिए। याद आया, ये सारे मैंने चारों बताए थे और इनसे रिलेटेड केस भी बताए थे। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन 1। इसी तरीके से एक्सेप्शन 2 पे आ जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू विल राइट द केस और नॉट राइट द केस। कई बार ज़रूरी नहीं होता है तो भी तुम लिखाते हो, तो फिर वो वेस्ट है टाइम का, क्योंकि तुम कोई भी ज़्यादा टाइम अगर किसी आंसर पे लगा रहे हो, दैट मीन्स दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी और आंसर के, तो किसी और आंसर के टाइम को तुम उसमें लगा रहे हो। सो डू नॉट लाइक वेस्ट योर टाइम। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेव टाइम इन योर एग्जाम्स। तो मार्क्स के हिसाब से, ऑल्सो आई ऑलवेज से दिस, इफ़ यू आर इन एनी यूनिवर्सिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितने मार्क्स का है उससे 2 मार्क्स के ज़्यादा तक का आंसर लिख के आओ। आई ऑलवेज से दिस कि ज़्यादा लिख के आओ, कम नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज देर आर सर्टन टीचर्स हु विल measure your answers like the length of the answers. So it is very important, जितने भी मार्क्स के उससे 2 नंबर ऊपर तक के मार्क का लिख के आओ, ठीक है, उस हिसाब से अपना दिमाग सेट करके जाओ। तो अगर केस मांग रहा है तो लिख देना, मांग रहा है इन द सेंस इफ द मार्क्स डिमांड द केस, राइट द केस, अदरवाइज डोंट राइट द केस। ओके, देन दिस इज एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 क्या थी, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर द वॉलंटरी सर्विस। इसमें भी अगेन एलिमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे। एलिमेंट्स मैंने बताए थे वॉलंटरी सर्विस के लिए, क्या थे एलिमेंट्स याद है कि पहला तो वॉलंटरी होनी चाहिए वो सर्विस, है ना, अपनी मर्जी से करे वो सर्विस। दिस आर दी एलिमेंट्स। एक्सेप्शन और एलिमेंट्स को कंफ्यूज मत करो, अभी हम सेकंड एक्सेप्शन 2 के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। वॉलंटरी सर्विस होनी चाहिए, प्रोमिसर के लिए ही होनी चाहिए, और प्रोमिसर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये क्या हो गया, प्रोमिसर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि बिना प्रोमिसर के आप उस टाइम वो कर रहे हो। देन देयर शुड बी इंटेंशन टू कॉम्पनसेट, जिसमें केस मैंने बताया था वो फादर वाला, ठीक है, तो कॉम्पनसेट का वो होना चाहिए। प्लस देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंस, इसमें वो माइनर वाला मैंने जो एग्जाम्पल
दिया था कि वो जब तक कॉम्पिटेंट नहीं है तब तक का अलग केस है। तो जस्ट रिमेंबर यू नीड टू राइट ऑल्सो अगेन लीगल होना चाहिए, वो ऑब्वियसली इलीगल सर्विस नहीं देनी चाहिए। सो दीज आर दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में मत एक्सप्लेन करने बैठ जाना, अगर मार्क्स बोल रहे हैं तभी उसको ऐसे लिखो, अदरवाइज एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में मत एक्सप्लेन करने बैठ जाना, जस्ट डिफाइन कि ओके दिस इज देयर। ओके सो इसके बाद आपने दो बता दी एक्सेप्शंस, तीसरी एक्सेप्शन पे आओ। दिस इज द एक्सेप्शन 3। ओके क्या हो गया भाई, दिस इज एक्सेप्शन 3, टाइम बार्ड डेट। इसकी कंडीशंस क्या थी कि अगेन रिटर्न होना चाहिए और प्रॉमिस उसी वही बंदा करे जो एक्चुअली उस डेट के लिए लाइबल है और कोई ना करे, और लॉ ऑफ लिमिटेशन तो मैंने बताया था। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं थर्ड एक्सेप्शन के। उसने वैसे देखो तीन ही बताए, व्हाट आर द थ्री मेन एक्सेप्शंस, तो तीन मेन एक्सेप्शंस यही हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कई बार एग्जामिनर ये चीज़ जो वर्ड लिखे ना, जैसे मेन एक्सेप्शंस बताओ, तो वो इसका ये मतलब है कि भैया ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ना ये वाले, इनको मत एक्सप्लेन करने बैठ जाना, बिकॉज दीज आर नॉट द मेन। अगर वो व्हाट आर द थ्री मेन बोल रहा है, द थ्री मेन, समझ रहे हो, या तो बोलता है ना राइट एनी थ्री एक्सेप्शंस, दैट इज डिफरेंट। अगर वो बोल रहे राइट द थ्री मेन एक्सेप्शंस, तो यू नो कि वही तीन मेन है, क्योंकि अगेन उन्हीं के एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, एंड वही ऑब्वियसली लेंथ जिसकी बड़ी है दैट दोज आर द मेन एलिमेंट्स। लेट्स लाइक बी प्रैक्टिकल हियर। तो ये छोटे वाले पॉइंट्स मत तीन लिखाना, अगर सारे मांगेगा तब लिखना, या अगर बोले एनी थ्री एक्सेप्शंस तो भी मैं प्रेफर करूंगा कि वही तीन लिखो, बिकॉज दोज आर द मेन एक्सेप्शंस। ये नहीं है, और इसके पीछे भी देखो मेरी नज़र में इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं ना, देखो जो मेन एक्सेप्शंस होंगे वो हर टीचर ने पढ़ रखे होंगे क्योंकि वो हर बुक में होते हैं। छोटे मोटे कई बुक में कोई है, कई में किसी में कोई नहीं है, यू नो इट्स नॉट वेरी क्लियर। सो हो सकता है आप जो लिखो वो उसके टीचर के दिमाग में वो ना हो, या उसने वो कभी पढ़ा ना हो, सो वो उसको वैलिड ना समझे। सो इट इज़ सेफ चलना एग्जाम में, हमेशा सेफ चल के चलना चाहिए। राइट द थ्री में ओके। मैं बहुत चीज़ों को स्ट्रेच करता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड हाउ यू आर आंसरिंग योर एग्जाम, बिकॉज ये तो सिर्फ एक मीडियम है बिजनेस लॉज के थ्रू। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू फॉर एवरी एग्जामिनेशन दिस इज हाउ यू नीड योर ब्रेन शुड फंक्शन इन दिस वे। ठीक है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, सो आई नो what goes in the mind of both the student as well as the teacher. Okay, next question पे आते हैं। Define and explain the meaning of the term consideration in the Contract Act। देखो फ़ायदा हुआ ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही डेफिनेशन लर्न करी है और उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही पूछी है, बिकॉज अगेन पूछने को स्पेसिफाई करने को वही दे सकता है। What does the word something mean in the definition? Illustrate। अब ये थोड़ा यू नो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि समथिंग का क्या मतलब था उस डेफिनेशन में। तो आपको पहले डेफिनेशन पे समझना पड़ेगा, राइट। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर दिस हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यू नो, ठीक है, दिस इज लाइक बेसिक डेफिनेशन जो आपने कर रखी है। अगेन मैंने हमेशा बताया फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो यही पूछ रहे कि ये समथिंग का क्या मतलब है। तो याद रखो, अगर ये एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, मैंने बताया समथिंग इज मीन, समथिंग का मतलब लीगली वो समथिंग होनी चाहिए, मैंने बताया था राइट, कि लॉ की लैंग्वेज में वो कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए, राइट। लाइक यहाँ पे लिखा भी था मैंने जब बताया था, या इट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। समथिंग मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पूछ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल तो अगेन कंसिडरेशन का दैट विल बी समथिंग इन वैल्यू, तो आप एग्जाम्पल देख के ये चीज़ को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब व्हेन वुड एन एग्रीमेंट बी अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। वही चीज़ कि बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, दैट इज जस्ट द सेम थिंग एज एक्सेप्शंस टू द रूल दैट देयर इज नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो तुम्हें वही एक्सेप्शंस बताने हैं, सो जस्ट राइट द एक्सेप्शंस टू द रूल, राइट। आई टेल यू जो एक्सेप्शंस बताए हैं बस उसी को लिख के आना, ठीक है। Discuss how far the performance of something which the promisee is already under a legal obligation can form consideration for a promise। ये आता है थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। याद है मैंने आपको बताया था, देखो क्या बोल रहे हो कि पहले से ही वो किसी उसमें है लीगल ऑब्लिगेशन में। व्हाट वाज दैट? दैट वाज प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अगर आपको ध्यान हो, ये आपने मैंने कराया था आपको, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन का एक पॉइंट था आपका। आई विल शो यू वेयर इट वाज। ओके दिस इज आई गेस दैट पॉइंट, या देखो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन के जब हम वो रूल्स पढ़ रहे थे ना कि क्या क्या होना चाहिए, उसमें एक चीज़ पढ़ा था कि अगर पहले से ही
promisee is under an obligation, ठीक है, something is already bound to do by law or contract to the same party, consideration must be something more than what a promise is already bound to do. अगर वो पहले ही किसी लीगल ऑब्लिगेशन में है उस चीज़ को करने के लिए, तो उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, याद है सेम मैंने बताया था एग्जाम्पल से, अगर जैसे लॉयर का केस वाला याद है आपको कि वो ऑलरेडी वो एक उसकी जॉब है केस को जिताना, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि केस जिता दे तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और वो बाद में नहीं दे रहा था, दैट वाज वैलिड, दैट वाज फेयर, क्योंकि उसका तो जॉब ही ये है कि उसको केस जिताना है, उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से ज़्यादा कुछ नहीं किया. सो दे आर आस्किंग हाउ फार द परफॉर्मेंस कैन गो टू फॉर्म अ कंसिडरेशन. सो इट हैज़ टू गो वे टू फार अबव द ऑफिशियल ड्यूटी, ताकि वो उसको एक कंसिडरेशन का एक वो रीज़न मिल पाए कि ओके इसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से कुछ ज़्यादा किया है, इसलिए हम इसको कंसिडरेशन दे रहे हैं. तो यहाँ पे यही चीज़ हुई थी. देखो, डूइंग और एग्रीइंग टू डू मोर देन वंस ऑफिशियल ड्यूटी विल सर्व एज कंसिडरेशन. तो यहाँ पे दोनों केस समझा दो, एक तो वो लॉयर वाला समझा दो जिसमें उसको नहीं मिला था क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, लाइक दिस वाज द केस राइट, रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू, ये जो केस था जिसमें लॉयर वाला वो केस था कि उसने लॉयर अपने क्लाइंट ने बोला था कि एक्स्ट्रा पैसे वाला, वो केस समझा दो. प्लस एक और केस मैंने बताया था आपको, फायर वाला, कि एक फायरमैन है वो अपनी लाइफ रिस्क करके अगर किसी को बचा रहा है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से ज़्यादा कर रहा है, तो देन ही इज़ बाउंड टू गेट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट. ठीक है, तो एक तो ये केस बता दो जिसमें उसे नहीं मिला था, एंड एक ये केस बता दो जिसमें उसे मिला था. तो ये दोनों जब बता दोगे एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. A mere promise to subscribe a sum of money or entry for which the promised. Okay, this is again a specific question. Mere promise to subscribe a sum of money or the entry of such promised sum in a subscription list does not furnish consideration. याद है रिलीजियस केस में उल्टा था कि ठीक है वो कंसिडरेशन देता है, तो वो अदरवाइज नहीं था वो. ये आपको मैं केस बताता हूँ कहाँ पे. ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन वाला जो केस था, ये वाला ये रहा सब्सक्रिप्शन, प्रॉमिस टू पे द सब्सक्रिप्शन. इसमें आप दोनों चीज़ें बता दोगे कि रिलीजियस केस में ऐसा नहीं होता, रिलीजियस और चैरिटेबल कॉजेज़ में जहाँ पे आपने एग्री किया है कि हाँ हम उस कॉज के लिए देंगे, देन दैट प्रॉमिस इज़ एनफोर्सेबल, प्रोवाइडेड कि हाँ वो स्टेप्स उन्होंने लिए उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जो चैरिटी वाले हैं उन्होंने. तो नाउ दैट प्रॉमिस टू पे अ सब्सक्रिप्शन इज़ योर कंसेंट एक तरह से. तो इसमें आप ये जो केस था ना केदारनाथ भट्टाचार्य जी और गोरी मोहम्मद वाला, देयर वाज अनदर केस अब्दुल अजीज़ वर्सेस मौसम अली वाला केस, ये बताओगे. प्लस यू विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि हाँ अगर ऑलरेडी इनकर्ड एक चीज़ है, यानी कि आपके पैसों से कुछ नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी हो रहा है और फिर वो मांग रहे हैं सब्सक्रिप्शन, देन इट इज़ नॉट बाउंड. ठीक है, तो वहाँ पे देयर वाज अ केस ऑफ डोरास्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर. तो ये वाला केस वाज in contrast to that. So you will explain both the cases, and that's how you will explain this. Okay, a stranger to consideration can sue, but a stranger to contract cannot. Privity of contract. याद है? Explain and give exceptions to the rule of privity. So इस privity of contract को भी explain करना है, इसके exceptions को भी explain करना है. That is just a straightforward question. आप यहाँ पे देखोगे आपको बहुत easily इसका आंसर दिख जाएगा. My job is not to tell you the, of course, ढूंढ तो तुम भी सकते हो. एक्सेप्शंस तो देखो ये रहे. ठीक है, रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या एक्सेप्शंस थे, अगेन मैंने बताया था. बेनिफिशियरी ट्रस्ट वाला बहुत अच्छे से मैंने बताया था. फैमिली अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से कराया था. देन अगेन एक्नॉलेजमेंट अगर वो कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल. देन यू हैड ये छोटे वाले पॉइंट्स जो थे, एजेंसी असाइनमेंट, कॉम्बिनेंट्स विद लैंड. ठीक है, ठीक है, इसके अलावा द एक्चुअल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है वो ये है. ठीक है, कि भैया अगर तो कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है और तो कोई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, दोनों अलग चीज़ें. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. ठीक है, दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. बहुत शुरू में क्या था कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये रहा. ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो, बट हाँ समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए. यहाँ पे एक चीज़ हमने उसमें किया भी था कि यहाँ पे बस एक चीज़ को याद रखना कि जब भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात आती है, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट. याद है मैंने बताया था कि कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट है तो क्यों उसने वो माना उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्री कंसेंट के बिना उसने किया हो, मतलब सिर पे बंदूक रख के साइन करवाया हो, या कोई धमकी दे के या कुछ इलीगल चीज़ करके
तो फ्री कंसेंट नहीं वहाँ पे वायलेट होना चाहिए, तो उसका केस भी एक बता देना कि हाँ फ्री कंसेंट ध्यान में रखना है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो, ठीक है। बट अगेन एक और चीज़, समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए। तो दोनों चीज़ पूछी है, देखो उसमें क्वेश्चन में देखो, नीड नॉट बी एडिक्वेट, मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एक तो ये वाला भी, नीड नॉट बी एडिक्वेट एंड मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस आया था वाइट वर्सेस ब्लूएट का मैंने बताया था, हैरिंगटन वर्सेस हैरिंगटन एंड वुड्स का भी बताया था। ऑल्सो ये समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि इलीगल भी ना हो, कहीं ऐसा ना हो ना कि वैल्यूएबल तो है बट लॉ की उसमें नज़रों में दैट इज़ इलीगल, सो दैट इज़ नॉट ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। सो वो भी चीज़ एक्सप्लेन कर देना कि वो लॉफुल होनी चाहिए, अनसर्टेन या वेग भी ना हो, एंड लीगल भी हो, इलीगल ना हो, ठीक है। देन यू हैव अ स्ट्रेंजर टू कंसिडर कैन सू, बेसिकली कंसिडरेशन के लिए अगर कोई स्ट्रेंजर है वो सू कर सकता है। यहाँ पे अगर याद हो एक और केस मैंने बताया था, वही याद है एक एग्जाम्पल की, ए ने बी को 500 रुपये दिए लेकिन वो सी के लिए थे, तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सी था बट सी कुड सू, दिस वाज अगेन अ पॉइंट। ये रहा पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, दिस वाज द पॉइंट, क्योंकि देखो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या केस था, चिन्नैया वर्सेस रमैया का, याद आया। ये ABC 5000 वाला तो मैंने अभी जो बताया वो ये एग्जाम्पल दे देना। पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन इन इंडिया, ये भी पीछे ही था कि देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ वो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये देखो कंसिडरेशन तीनों हो सकती है। और लेकिन अगर पास्ट कंसिडरेशन है वो कई जगह नहीं मानी जाती है बट इंडिया में इट इज़ वैलिड, क्योंकि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन बट इंडिया में इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ कंसिडरेशन, दिस वाज टू बी एक्सप्लेन्ड, ऑलराइट। एग्जाम्पल दे देना ये वाला कि आग बुझाने में उसने उसकी मदद की थी, तो वो ऑलरेडी कर चुका है काम, बाद में उसको कंसिडरेशन मिल रही है, उसके बदले में मान लो 100 रुपये 500 रुपये दिया, लेकिन उसने अपनी तरफ से, दूसरे बंदे ने तो कंसिडरेशन जो है आग बुझाने का वो जो काम है वो तो पहले ही कर दिया है पास्ट में, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसी टाइम हो या एग्रीमेंट के बाद हो, पहले हो गया उसके बाद भी एग्रीमेंट बन सकता है, ठीक है, दैट वॉज पास्ट कंसिडरेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कमेंट एक्सप्लेनिंग एक्सेप्शंस, अगेन सिमिलर थिंग कि बिना कंसिडरेशन के यूजुअली वॉइड है, बट वी हैव डन सर्टन एक्सेप्शंस, तो वो एक्सेप्शंस तुम बता देना। इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, वही चीज़ कि इनएडिक्वेसी है अगर कंसिडरेशन में, दैट इज़ इमटेरियल, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कंसिडरेशन का होना चाहिए, ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। एडिक्वेट है या नहीं वो सिर्फ फ्री कंसेंट का क्वेश्चन उठाता है, वो अगर फ्री कंसेंट है उसमें देन देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, अगेन बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो बेसिकली अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, ये मैं इसी में करा देता हूँ, ओके। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन स्टेट an act constituting consideration must have been done at the desire of promisor or any other person, जो एक्ट की हम बात करते हैं वो शुड बी डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, दिस इज फॉल्स। आपको मैं बताता हूँ, जस्ट गो टू पेज नंबर आई शो यू, इफ आई गो टू पेज पहला दूसरा में ही था ये, या ये देखो, consideration should be furnished at the desire of the promisor, act done at the desire of a third party is not consideration। ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्ट कर रहे हैं वो प्रोमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए, बट कंसिडरेशन प्रोमिसर के अलावा भी कोई दे सकता है, समझ रहे हो, मतलब नेक्स्ट जो था ना ये, या कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर टू एनी अदर पर्सन, सो द पॉइंट हियर इज कि जब हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो जो एक्ट करना है वो प्रोमिसी ही करेगा, जो एक्ट है इट शुड बी डन प्रोमिसर के डिज़ायर पे, नॉट एट द डिज़ायर ऑफ एनी अदर पर्सन, तो एनी अदर पर्सन क्योंकि यहाँ है दैट इज़ वाई दिस इज फॉल्स। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंडिया, अगेन फॉल्स, क्योंकि इंग्लिश लॉ में नहीं है, इंडिया में इट इज़ कंसिडरेशन। Inadequacy of consideration may be taken into account in determining whether the consent was freely given, this is true। फ्री कंसेंट का क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि वो आता है जब भी
इनएडिक्वेसी की बात आती है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के नॉट सू, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के नॉट सू। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर अगर है देन इट इज नॉट okay. Nearness of relation itself does not necessarily mean that there is love and affection between the parties. This is true. वो वाइफ एंड हस्बैंड वाला केस जिसमें झगड़े की वजह से दे वर सेपरेटिंग, वहाँ पे नियरनेस ऑफ रिलेशन तो था बट डजंट मीन कि वो लव एंड अफेक्शन था। तो वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ लव एंड अफेक्शन भी सेड राइट कि वो नहीं है एक्सेप्शन में, तो इट इज़ ट्रू। सो देखो ट्रू कौन से हुए हमारे, सी एंड ई, सी एंड ई, बाकी सारे फॉल्स। सो वी आर डन। ओके आगे देखो क्या है, सिलेक्ट द बेस्ट, ये क्या हो रहा है, ओके सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। अ प्रॉमिस मोड, ओके दिस इज नॉट मोड, दिस इज अ प्रॉमिस मेड out of natural love and affection is enforceable if some conditions are fulfilled. Which of the following condition is not required? तो natural love and affection में मैंने बोला था कि राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नियरनेस ऑफ रिलेशन होना चाहिए, प्लस लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। राइटिंग, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन, having real and apparent authority over other, ये तो कुछ नहीं था राइट। सो डी इज द आंसर। promise to pay time bar debt, याद आया, exception to the privity of contract is enforceable if some conditions are fulfilled. which of the following is not? देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। देखो आप बोलोगे राइटिंग था, रजिस्टर्ड था, टाइम बार्ड, लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला भी था, तो आपको यूजुअली लगेगा ये बी होगा इसका आंसर, दैट इज साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और हिज एजेंट। आप बोलोगे एजेंट नहीं होता, आई टोल्ड यू प्रिंसिपल एजेंट में प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट कुछ भी कर सकते बिकॉज वो है ही प्रिंसिपल एजेंट। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रजिस्टर्ड वाला इज नॉट ट्रू, हमने टाइम पर डेट में कहीं पे भी रजिस्टर्ड की बात नहीं करी। ये लगता है कि करी होगी, मुझे भी समझता है क्यों लगता है, बट नहीं की। इफ़ यू जस्ट सी टाइम बार डेट, आई थिंक ये वाला ही है। कहाँ गया नेक्स्ट में, टाइम बार डेट ये रहा। तो आप देखो इसमें कहीं पे भी रजिस्टर्ड कहाँ लिखा है, रिटन होना चाहिए, साइंड बाय द प्रोमिसर या एजेंट, कोई भी। प्रॉमिस बाय अ पर्सन हु इज एक्चुअली लायबल, अगेन एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पे रजिस्टर्ड वाला नहीं है, रजिस्टर्ड वाला रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। ओके सो या, तो यहाँ पे डी इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ यू हैव द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है इसको करते हैं, देखो आई कैन जस्ट इंक्रीज द स्क्रीन नाउ फाइनली। ओके X promised to donate 21,000 for the construction of a temple. The temple enters into a contract with a contractor for the construction of temple. X refuses to pay on the ground there was no consideration for his promise. गलत, उसने अगर टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, रिलीजियस कॉज वाला केस आ गया। हमने बोला था वो केदारनाथ और गौरी मोहम्मद वाला केस याद है, सब्सक्रिप्शन अगर आप पे कर रहे हो रिलीजियस कॉज के लिए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसी पैसों से होना है, उसी पैसों से वो बिल्ड होगा, देन यू आर लायबल टू द प्रॉमिस्ड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपके साइन किए हुए आपके सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे सामने वाला जो रिलीजियस वो था उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट करे हैं आपके बेसिस पे, तो आप अब पीछे नहीं हट सकते राइट। सो ये रिलीजियस कॉज वाला, तो ऐसे देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तुम्हें याद तो आ जाएगा केस, यू शुड नो द केस नेम, क्योंकि तुम उस पर रेफरेंस दोगे कि एज ए हैपेंड इन दिस केस, उसका जजमेंट लेके हम यहाँ पे लगा रहे हैं एंड दैट इज हाउ वी आर सेइंग कि ओके दिस एंड दिस शुड बी डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला हो गया। A landlord executed a gift of certain lands in favor of son B with the direction that he should pay to his uncle an annuity. चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस याद आ रहा है कि अपने बेटे के लिए, उसने अपनी बेटी के लिए किया था और बोला था कि अपने मामू को वो पेमेंट करते रहना। सो यहाँ पे बस सन है और अंकल है, तो इट इज़ चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस। एनुटी ऑफ 8,000, ऑल्सो अनदर अंडरटेकिंग, ठीक है कि एग्री हो गए वो एंड देन फिर रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या वो क्या डिसाइड करोगे, यही कि चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस। You will write that the facts of this case are resembling to the case of Chinaya versus Ramaya, जिसके जजमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि वो रिकवर कर सकता है वो अमाउंट, बिकॉज अगेन कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी से अब किसी और पर्सन पे मूव हो सकता है। Okay, next question. H and W, which is H's wife, bathing in a river, slips in deep into the water. Boatman is able to save life and promises to pay him 500 for saving life.
but subsequently refuses to pay the said amount. On being sued, how H contends that the promise to pay 500 is without consideration. तो यहाँ पे मैंने केस में, अगर आपको याद हो, एक्सेप्शंस बताई थी. सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का था, देन सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 का था. सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में हमने ये लायबिलिटी वाला किया था. कौन सा केस आता है? वॉलेंटरी सर्विस का, कि वॉलेंटरी सर्विस करी एंड उसके कॉम्पेंसेशन में, वॉलेंटरी सर्विस के कॉम्पेंसेशन में अगर पहले कॉम्पेंसेशन के टाइम, कॉम्पेंसेशन के लिए कोई प्रॉमिस करता है तो वो प्रॉमिस फिर पूरा करना पड़ेगा. एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड इन फेवर ऑफ ए फॉर 3500. सेल डीड में लिखा था कि एस ऑब्टेन 2300 फ्रॉम ए, लेफ्ट द बैलेंस, जो कि अगेन याद आया वो केस क्रेडिटर वाला, कि मुझसे नहीं, मेरे क्रेडिटर को ही सीधा दे देना, आधे देता है आधे नहीं देता है. तो ये देखो, ए वुड पे टू सी टू हुम एस ओड 1200 अंडर अ प्रोमिसरी नोट, ए डिड नॉट पे दिस, देन उसने रिकवर किया, तो विल सी सक्सीड. आप बोलोगे कि हाँ वो कर सकता है क्योंकि उस केस में उसने किया था. मैंने आपको क्या बताया था उस केस में? ये दोबारा मैंने फोकस किया था इस चीज़ पे कि भैया वो इसलिए था क्योंकि उसने एक्नॉलेज किया था. दैट वाज द पॉइंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल. वो एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, ये वाला जो हमने पढ़ा था ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ये, उस केस में ये हुआ था कि उसने कुछ अमाउंट पहले दिया था उसको, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में नहीं दिया. सो दैट एक्टेड एज एन एक्नॉलेजमेंट, बट यहाँ पे दिया ही नहीं पूरा का पूरा अमाउंट, तो फिर क्यों कर सकता है वो? दिस इज जस्ट लाइक तुम्हारे बीच की बात है ना, वो तो उसको क्यों बीच में ला रहे हो? सो ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता. सो इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो तुम ये सोच रहे हो ये वाला यहाँ नहीं होगा अप्लाई. सो ज़्यादा शाणे भी मत बनना पेपर में, क्योंकि ये घुमाता है. एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर वो पूछता है जहाँ पे ये होता है कि लोगों को लगता है ये केस लग रहा था, वो सोचते हैं हमें तो आता है केस, बट द पॉइंट वाज केस आना नहीं चाहिए तुम्हें उसको, क्योंकि वो पूरा अप्लाई नहीं हो रहा होता. सो दैट वाज द होल सिनेरियो. ऑलराइट, आगे देखो. एक्स अ क्लाइंट प्रोमिसेस टू पे वाई हिज एडवोकेट इन एडिशन टू हिज फीस. वही लॉयर वाला केस आया, रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू केस याद आया? ये देखो कि भैया क्लाइंट ने बोला है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर मेरे को केस जिता देगा, बट अगेन ऑफिशियल ड्यूटी से कुछ ज़्यादा नहीं किया, ऑफिशियल ड्यूटी से कुछ ज़्यादा नहीं किया. तो यहाँ पे कौन सा वो क्या पॉइंट था? प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन. वो उसकी प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के अंडर ही उसने किया है. सो इस पॉइंट के अंडर उसने एक्स्ट्रा पैसे मैंने, सो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू दैट अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अच्छा इतने ही थे क्या? लेट मी जस्ट सी वंस. ओके, इतने ही क्वेश्चन थे, चलो. ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए, केस स्टडीज़ भी करा दी. इसके बाद आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग जो कि क्लैरिटी नहीं होगी जिस चीज़ को लेके, बिकॉज माई होल एजेंडा इज़ टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट हाउ यू नीड टू गो. ठीक है, पढ़ना आपका काम है, जो आपको करना ही पड़ेगा. मैंने एक बहुत अच्छे से आई थिंक आपको एक आइडिया दे दिया है कैसे करने हैं क्वेश्चंस. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. या सो हैव अ ग्रेट डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बाय बाय.